हेलो एंड नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा में हम पढ़ रहे थे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो भी एक्सटेंशन के प्रोग्राम हैं पिछली क्लास में हमने उनको कवर किया था। जो हमारी आज की क्लास है इसमें जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें हम कह सकते हैं जितने भी प्रोग्राम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। चाहे फिर वो केबी की हो, चाहे फिर वो आत्मा हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना हो, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम या स्कीम जिससे रिलेटेड एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं या आने की संभावनाएं हैं, उसको इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। शुभम गुड इवनिंग, शीतल गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सर इस सेशन का बिल्कुल सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं इसी के सेक्शन में आपको सब्जेक्ट का जो कह सकते हैं सारे सब्जेक्ट की लिस्ट बनी है, वहीं पे सारे वीडियोस लाइव के बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो बेसिकली कल जो हमने टॉपिक अपना पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्री एंड पोस्ट, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कही गई हो, या फिर बात की गई हो नीलखेरी प्रोजेक्ट की, या फिर बात की गई हो वर्धा की, या फिर बात की गई हो किसी भी ऐसे प्रोग्राम की जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आज हम जो बेसिकली कवर करने वाले हैं एक्सटेंशन में जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोग्राम में, और उनकी डिटेलिंग की प्रोग्राम जब भी कोई चला जाता है, कोई स्कीम जब भी कोई शुरू की जाती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एम क्या होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई बात नहीं, कोई पीछे नहीं है। आप लोग क्या है जो भी अभी ज्वाइन किए हैं तो वो लोग क्या करें, जो भी वीडियोस पुराने हैं उनको क्या कर सकते हैं, आप 2x स्पीड में या 1.5x में लगा के देख सकते हैं एक बार। ठीक है। ठीक है पल्लवी, चलें शुरू करें क्लास। तो बेसिकली जो हमने कल पढ़ा था, कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था, जब मोस्टली हमको क्वेश्चन जिस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, जिस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, वो हमारा था प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व और बाद में ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए जिससे फार्मर की हेल्प हुई, किसान का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया गया, और साथ ही साथ कह सकते हैं समाज को एक नया रूप दिया गया उन प्रोग्राम को चला के। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्री, तो आप सभी बताइए प्री जो हमारा इंडिपेंडेंस प्रोग्राम था, इसको और किस नाम से हमने पुकारा था, इसको एक दूसरा नाम क्या दिया था। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं देखना है। ये जो एक्सटेंशन आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, किसी भी एग्जाम में आप इस एक्सटेंशन सब्जेक्ट्स का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देन आई विल क्लियर ऑल टॉपिक्स ऑल डाउट्स इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी जो हमने बात की थी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की, ठीक है, सीधे सेशन पे बात करते हैं। कोई भी डाउट हो आप लास्ट में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अभी हम फोकस करते हैं अपने क्लास पे। तो प्री की जब हमने बात की थी तो इसको हमने क्या कहा था, स्टेज, क्या कहा था, स्टेज फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और जब हमने बात की थी पोस्ट की तो हमने उसको क्या नाम दे दिया था, स्टेज सेकंड। चलिए यहां तक क्लियर सारी चीजें, तो ये आप समझ लो। इसके बाद में हमने एक नंबर ऑफ लिस्ट यहां पे आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें क्या थे, बहुत सारे प्रोग्राम थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, बहुत सारे प्रोग्राम थे और बहुत सारी स्कीम थी जो कि प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमको देखने को मिली थी। बिल्कुल शीतल सही बताया आपने। स्टेज 1 कहेंगे किसको, प्री को। स्टेज 2 किसको कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स को। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने कराए थे। सेम हमारा पैटर्न आज का रहेगा। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें आपके सामने लिस्ट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी है। नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पढ़ेंगे, केबीके पढ़ेंगे। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, एमजी नरेगा, आत्मा, नमो ड्रोन दीदी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, पीएम प्रणाम, फसल बीमा योजना, आरकेबीवाई, कोडेक्स एलिमेंट्री और बहुत सारे टॉपिक जैसे कि सॉइल हेल्थ, केसीसी। ठीक है, इन सभी कह सकते हैं प्रोग्राम को, इन सभी स्कीम को हम डिटेल में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा। तो ये जो टॉपिक रहेगा हमारा आज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आप लोग रख लें। किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक योजना के बारे में, हर एक प्रोग्राम के बारे में, हर एक स्कीम के बारे में आपको डिटेल में सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक निकल के आता है आज क्लास का, दिस इज द कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो केबीके की बात कर रहे हैं। यहां पे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये क्या है, केबीके। ठीक है, केवीके। अब केबी को
जब केबीके को कृषि विज्ञान केंद्र को सबसे पहले शुरू किया गया था तो इसको नाम दिया गया था साइंस सेंटर, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर साइंस जो सेंटर था सबसे पहले नाम दिया गया, लेकिन इसको मोस्टली आप लोग जानते हैं किस नाम से, कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है जब इसकी स्टार्टिंग की गई हो तो किसी पर्सन विशेष द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई हो, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो इसकी जब रिकमेंडेशन दी गई थी इन द ईयर ऑफ 1962-72 में, और ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो एक हमारे पर्सन निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मोहन सिंह मेहता की जो कमेटी थी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमको क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र बनाने चाहिए, केबीकेस हमको बनाने चाहिए। अब केबीकेस बनाने चाहिए तो दो चीजें, सबसे पहले रिकमेंडेशन किसने दी, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, दूसरा किसने दी, यानी कि किस पर्सन ने दी, तो मोहन सिंह मेहता जी ने इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो दी। जो केबीके बनाए गए इनको हम क्या है, हम इनको क्या कह रहे थे उस समय, फार्म साइंस सेंटर या फिर एग्रीकल्चर साइंस सेंटर नाम उस समय दिया था, लेकिन ये पॉपुलरली जो नाम से जाने जाते हैं वो केबीके के नाम से जाने जाते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो की गई है वो की गई थी आईसीआर के द्वारा। ठीक है, आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब जब केबीकेस बनाए जा रहे थे तो इनका मेजर जो उद्देश्य था ये क्या था कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में बन रही है तो उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, यानी कि जो बीच का गैप है इसको कैसे फुलफिलमेंट किया जाए, इसी के लिए केबीकेस बनाए गए थे। टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है किसान के पास होना चाहिए, उसको पहुंचना चाहिए किसान तक, तो उसको पहुंचाने का जो काम है, विशेष काम है, ये कौन करते हैं, केबीकेस करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बात करें हम फर्स्ट केबीके की, तो फर्स्ट केबीके जो आपका बना था ये बना था इन द ईयर ऑफ 1974, और कहां बना था, तो पांडुचेरी में बना था। इसी में अगर पूछ ले तो सबसे पहले ये किसके अंतर्गत आता है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर, ठीक है, TNAU। ठीक है, ये अगर पूछ ले तो आप याद रख सकते हो, TNU के अंतर्गत सबसे पहले बना था। इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, मेजर एम जो इसका होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कहां से, लैब टू लैंड। अब मान के चलो कोई यूनिवर्सिटी है, ये कोई यूनिवर्सिटी है, इसने क्या किया, कोई ड्रोन बनाया, अब ये किसान के पास कैसे पहुंचेगा, अब किसान के पास ये कैसे पहुंचेगा, इंडिया के डिफरेंट जो साइंटिस्ट यहाँ पे वर्क करके एक ड्रोन बनाए जो क्या है किसानों के लिए हेल्पफुल है, ये कैसे पहुंचेगा। ठीक है, ये कैसे पहुंचेगा किसान के पास, तो केबीके इसमें कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। ठीक है, अब केबीके क्या करेंगे, ये सबसे पहले केबीके पे जाएगा, देन ये फार्मर्स को यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो यही काम होता है केबीकेस का, क्या कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना किसानों के बीच में। तो ये काम किसका निकल के आया, तो ये निकल के आया आपका केबीकेस का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसी के साथ साथ जो मेजर फंक्शन होते हैं, यानी कि जो कार्य होते हैं केबीकेस के, ये कौन कौन से कार्य होते हैं उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला तो हो गया टेक्नोलॉजी असेसमेंट करना। टेक्नोलॉजी असेसमेंट करना, अगर कोई इसमें गलती देखने को मिल रही है, किसी भी टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग किया जा रहा है तो उसको क्या है, रिफाइनमेंट करना, और साथ ही साथ उसका डेसिमेशन करना, यानी कि फैलाना किसी भी टेक्नोलॉजी को एक पर्टिकुलर प्लेस से पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसानों के मध्य। ठीक है, साथ ही साथ केबीकेस क्या करते हैं, फील्ड में विजिट करते हैं, फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं, किसानों को उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और टेक्नोलॉजी जो होती है उसको क्या है, किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं विशेष। और साथ ही साथ क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस। अब एडवाइजरी सर्विस में क्या हो सकता है, मान चलो आईएमडी ने क्या किया, वेदर का फॉरकास्ट किया। ठीक है, बताया कि अगले 3 महीने में वेदर कैसा रहने वाला है। तो हो सकता है किसान के पास ये जानकारी ना पहुंचे, तो केबीके का काम क्या होता है कि किसान के पास ये जानकारी पहुंचे, ताकि उसी के अनुसार क्या है, क्रॉप रोटेशन फॉलो करे किसान। ये भी एडवाइजरी वर्क जो होता है ये किसका होता है, केबीके का। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ये किसान को ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन, या हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वेदर फोरकास्टिंग हो सकता है, टेक्नोलॉजी कोई हो सकती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसान के बीच। तो ये हमारा मेजर वर्क निकल के आया कृषि विज्ञान केंद्र का, और कब स्थापना हुई थी, एग्जाम रिलेटेड जो पॉइंट थे यहाँ पे मैंने सारे कवर कर दिए आपको। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, आपसे पूछ ले कि ये बताइए अभी जो टोटल आईसीआर द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं केबीकेस, ये टोटल नंबर में कितने हैं, तो अभी हाल फिलहाल में आप अगर आईसीआर की वेबसाइट पे जाएंगे और विजिट करेंगे, देखेंगे तो टोटल 731 आपको
क्या है केबीकेज देखने को मिलेंगे। अब जो 731 केबीकेज हैं ये टोटल किस कैटेगराइज में यानी कि किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, तो क्या है टोटल एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी हैं यहां पे आपको इनके द्वारा यानी कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसके अंतर्गत बहुत सारे कैंपस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं और उसी के अंतर्गत बहुत सारे केबीकेज हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे केबीकेज हो सकते हैं। तो एक क्या हो गया आपका, ये आपकी हो गई क्या यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बहुत सारे केबीकेज हो सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से जो इंडिया में टोटल यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की उनके अंतर्गत आपको 506 क्या है केबीकेज देखने को मिलते हैं। और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ के थ्रू टोटल आपको 103 केबीके देखने को मिलेंगे। आईसीआर इंस्टीट्यूट में 66 केबीके देखने को मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 38 केबीके बनाए गए हैं। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, अच्छा कुछ स्टूडेंट क्या होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में समझ नहीं आता कि व्हाट इज द डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, इनको थोड़ा स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है अदर यूनिवर्सिटीज के अपेक्षा, स्टेट यूनिवर्सिटीज के अपेक्षा, ठीक है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं और इनके अंतर्गत टोटल 7 हमको केबीके देखने को मिलते हैं। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इनके अंतर्गत 3 हैं। पब्लिक सेक्टर में टोटल आपको 3 देखने को मिलते हैं और अदर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं इनके अंतर्गत 3 आपको कृषि विज्ञान केंद्र देखने को मिलेंगे, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे केबीके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रही। और बेसिकली जब हमने सारी चीजें समझ ली तब हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है केबीकेस के क्या है। तो पहला तो ऑन फॉर्म टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू निकाली जा रही है तो उसको क्या करें फॉर्म पे लेके आए और उसका टेस्ट करें ताकि क्या है जो फार्मर है इस चीज को समझ सके, इस चीज को जान सके। तो ये क्या काम होता है टेस्टिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी, फार्म पे किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी का टेस्ट करना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। देन निकल के आता है फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। अब फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ बच्चे कहेंगे सर ये फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, जो इसी में समझने का प्रयास करना। जैसे कि मैंने आपको एक रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन समझाया था और एक मैंने आपको समझाया था मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, हम किसी एक टेक्नोलॉजी का दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी का दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ जब भी हम कंपैरिजन करते हैं या जब भी बात की जाती है किसी भी दो चीजों के बीच कंपैरिजन की, तो वो होता है हमारा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। फिर आता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, किसी भी काम को हम क्या है करके दिखाते हैं और किसान उससे सीखता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। वहीं पे हमारा एक निकल के आता है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचा के उसका बेनिफिट कैसे किसानों को मिल सके, तो ये होता है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। फिर आता है एक तो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ऑन फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हो गई, और मल्टी सेक्टर सपोर्ट, ठीक है। मल्टी सेक्टर सपोर्ट किसान को मिल सके ये भी केबीके का काम होता है। और आपको जैसे कि मैंने बताया था एडवाइजरी जो सर्विस है, आप हो सकता है चाहे इसमें वेदर फॉरकास्टिंग हो, ठीक है, जो वेदर है इसकी फॉरकास्टिंग हो, या हो सकता है नए सीड हैं यानी कि इनपुट, जो इनपुट डिमांड है मार्केट में उसको किसान तक पहुंचाना, या हो सकता है किसी भी प्रकार की इंप्रूव्ड वैरायटी, ठीक है, या कह सकते हैं क्रॉप रोटेशन से रिलेटेड जानकारी, कोई वैरायटी हो सकती है यहाँ पे, उसको किसानों तक पहुंचाना, ये भी क्या काम होता है, किसका, केबीके का काम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो केबीके होते हैं ये बहुत सारी ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की स्किल ट्रेनिंग हो सकती है यानी कि किसी चीज को उन्हें सिखाया जा रहा है किसानों को, या फिर किसी प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है जिसके थ्रू क्या है वो अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। तो ये भी काम निकल के आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, केबीके के, ठीक है, केबीके के। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम पूरा टॉपिक समझने का प्रयास करें तो जो केबीके निकल के आ रहे हैं यानी कि ये आपका बीच में केबीके है, और केबीके क्या करते हैं, ये आपका फार्मर हो गया, ठीक है, ये आपका फार्मर हो गया और ये आपका यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। यानी कि इनके बीच जो इंटरलिंकिंग का काम है, यूनिवर्सिटी और फार्मर के बीच जो इंटरलिंकिंग का काम होता है ये कौन करते हैं, तो ये कौन करते हैं, केबीकेस करते हैं, ठीक है। समझ गए, पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, जो टॉपिक था कह सकते हैं, जो भी। फिर निकल के आता है नीति आयोग, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो नीति आयोग के बारे में समझेंगे। और इसका जो नाम है, नया नाम है कह सकते हैं, क्या नाम, पहले इसका जो नाम था प्लानिंग कमीशन, अभी इसका नाम क्या है, नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट
सन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप समझ सकते हैं इस नाम को, क्योंकि यहां से फुल फॉर्म के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है क्या कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये फॉर्म कब हुआ था, बना कब था, तो 15 मार्च 1950 में बना था और जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। डिसॉल्व कब हुआ, तो 13 अगस्त 2014 में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसको थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। और 1 जनवरी 2015 का ये आपको नीति आयोग बनाया गया था, या आप कह सकते हैं थिंक टैंक बनाया गया था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक होता है। ठीक है। ठीक है। अगर बात करें हम हेडक्वार्टर की, यानी कि है कहाँ, तो ये न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में अगर पूछे तो वहां है, तो ये योजना भवन है, यहाँ पे देखने को मिलता है। जो इसके चेयरमैन होते हैं तो वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और साथ ही साथ इसके जो सीईओ हैं, सीईओ अगर आपसे इस समय पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर श्री बी आर सुब्रमण्यम जो हैं, वो अभी क्या है, हाल फिलहाल में इसके सीईओ देखने को मिलते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसकी पेरेंटल एजेंसी है। और जो नीति आयोग है, इसकी अगर पूछे फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म निकल के आती है। ठीक है। फुल फॉर्म निकल के आती है। दूसरा नाम क्या है, तो थिंक टैंक इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। चलो आगे बढ़े। फिर आता है पंचायती राज सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं हाईलाइट करते चल रहा हूं, ताकि आप उनको अपनी कॉपी में, अपने माइंड में नोट कर सके, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए या क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देन आप क्या है उसको करेक्ट कर सके। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस टॉपिक की चीजें हैं। फिर निकल के आता है हमारा पंचायती राज सिस्टम। ठीक है। पंचायती राज सिस्टम बेसिकली यहाँ पे क्या था, अशोक मेहता और बलवंत मेहता जी थे, उन्होंने क्या किया, पंचायती राज सिस्टम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया, फॉर्मुलेट किया, और इसमें क्या है 2 टियर और 3 टियर सिस्टम बताया। ठीक है। तो बेसिकली हम पहले सबसे बात करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ हुआ पंचायती राज। ये जवाहरलाल नेहरू के समय में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेशन जो मिली थी, ये मिली थी बलवंत राय मेहता की, और कब, जो कमेटी इन द ईयर ऑफ 1957। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन यहां से उठता है कि जो बलवंत राय मेहता ने इसमें रिकमेंडेशन दी थी, तो कब दी थी, 1957 में ये रिकमेंडेशन दी थी। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया था, ये किया गया था राजस्थान में, और फिर यह आंध्र प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम होता है कि बताओ कि किसने रिकमेंडेशन दी, कब रिकमेंडेशन दी, और फर्स्ट टाइम कहां लागू किया गया। ठीक है। तो कहां लागू किया गया था, राजस्थान में किया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंडमेंट था 73rd वाला, इन द ईयर ऑफ 1992 यहां से इफेक्टिव हुआ, और हमको पूर्ण रूप से पंचायती राज 1993 में देखने को मिला। ठीक है। पंचायती राज सिस्टम जो देखने को मिला, यहां पे निर्धारित किया जाता है कि 1/3 जो सीटें होंगी ये किसकी होंगी, रिजर्व होंगी, किसके लिए, वुमेन के लिए। और बिहार ये फर्स्ट ऐसा स्टेट था जिसने 50% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद रखेंगे। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये जब कब फॉर्म हुआ, इन द ईयर ऑफ मई 2004 में। ठीक है। और इसकी बेसिक यूनिट पूछता है, तो ग्राम सभा क्या है, इसकी बेसिक यूनिट देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया है 3 टियर सिस्टम जनरली यहाँ पे फॉलो किया जाता है, और 2 टियर सिस्टम भी है, ये भी फॉलो किया जाता है। अशोक मेहता कमेटी जो थी, इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1978 में ये रिकमेंडेशन दी थी, और ये सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था कहाँ, कर्नाटका में, इन द ईयर ऑफ, और जहां पे बेसिकली 2 लाख से कम लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है। जहां पॉपुलेशन 2 लाख से कम होगी, वहां पे क्या फॉलो किया जाएगा, तो ये 2 टियर सिस्टम फॉलो किया जाएगा। किसी भी चीज को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करना, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। ये आप सभी के लिए कह सकते हैं हिनायत भी है, याद रखेंगे। टियर यहाँ पे 5 साल या टेन्योर देखने को मिलता है इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं उनका। और कौन कौन से ऐसे आपके स्टेट हैं या कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी हैं जहां क्या है, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बना के देता है एग्जामिनर, कि कह रहे हैं कि स्टेटमेंट हमारा है, स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम फॉलोड इन ऑल ओवर इंडिया, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरे में लिख देगा स्टेटमेंट सेकंड में कि क्या लिखेगा, कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आर द यूनियन टेरिटरी दैट आर नॉट कवरिंग इन पंचायती राज सिस्टम। अब बताओ स्टेटमेंट कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें सही है।
तो आप पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, अगर ऑल की बात करेगा तो ऑल नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, नॉन इंप्लीमेंटिंग जो स्टेट है आपको मेघालय देखने को मिल रहा है, मिजोरम देखने को मिल रहा है और नागालैंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लास में अभी तो आप प्रयास करो, सिर्फ लिखो नहीं, सिर्फ सुनने का प्रयास करो, क्योंकि ये क्लास के जो नोट्स हैं आपको जैसे ही क्लास खत्म होती है विद इन 1 to 2 सेकंड आपको ये नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट आप क्लास के तुरंत बाद इसको एक बार क्विक नजर से देख लो, सारी चीजें आपको जो भी पढ़ाई क्लियर हो जाएंगी। अभी ध्यान से सिर्फ सुन लो। ठीक है, तो टेन्योर आपका 5 साल का होता है और नॉन इम्प्लीमेंटिंग एरियाज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दीज आर द सम स्टेट लाइक मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, अच्छा पर्पस बेसिकली क्या था इसका, कि इसका जो पर्पस था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर फ्रॉम द सेंटर टू लोकल लीडर्स। ठीक है, जब यहां पे हाँ रिटर्न नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा 1.5 घंटे में। तो क्या है, यानी कि केंद्र में यहां पे लोग सबसे एक मेन पर्सन एक सिंगल है। ठीक है, यही क्या है, पूरा कंट्री है उसको चला रहे हैं। इनके नीचे बहुत सारे स्टेट्स के सीएम हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 28 राज्य यहाँ पे उनके सीएम। फिर क्या है, इनके अंतर्गत बहुत सारे एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे बात की जा रही थी। क्वेश्चन जो उठता है वो यहाँ से कि जो 3 टियर सिस्टम है, इसमें 3 टियर में कौन कौन से आते हैं। तो याद रख सकते हैं आप सभी कि सबसे जो छोटी इकाई यहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमें कौन सी देखने को मिलती है, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत, यानी कि विलेज लेवल की हमें देखने को मिलती है। हाँ, मार्क यही मिलेंगे, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज लिख भी रहा हूँ वो भी मिल जाएगा। तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है, आपकी विलेज लेवल होती है। ठीक है, विलेज जो होता है सबसे छोटा होता है। इसके ऊपर कौन सा होता है, ब्लॉक लेवल। ठीक है, दूसरा कौन सा लेवल है, तो ब्लॉक लेवल है। और थर्ड जो लेवल है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका देखने को मिलता है। तो पूछेगा कि बताओ जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम टियर हम जो थर्ड फॉलो कर रहे हैं, इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो विलेज है। पूछे कि सबसे अपर मोस्ट सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इनमें आप कंफ्यूज मत करना, या आपको हो सकता है इसका सही क्रम भी पूछ दे। क्या पूछ ले कि बताओ इसको सही क्रम में लगाओ, सही क्रम में आपको लगाना है। तो सही क्रम में आप कैसे लगाएंगे, या हो सकता है आपको पूछ ले बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या है और घटते क्रम में क्या है, दोनों चीजों को आराम से आप पढ़ेंगे। सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबसे छोटा पूछेगा तो कौन सा है, विलेज लेवल। ये आपका कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, 3 टियर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम एज पर। ठीक है, चलिए तो हमारे 3 टॉपिक अभी तक हो गए। हमने पहला केबीके पढ़ लिया। ठीक है, पहले हमने केबीके को पढ़ा और फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, केबीके के बारे में, प्लानिंग कमीशन पढ़ा, फिर पंचायती राज सिस्टम पढ़ा। अब हमारे एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो वर्ड यहाँ पे हम यूज हो रहे हैं, जैसे कि इसके नाम में ही दिया है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है कि क्या है, बहुत ही ज्यादा। अभी आपकी प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम जब नजदीक आता है तो आपकी प्रिपरेशन कैसी होती है, इंटेंसिव होती है। बहुत ज्यादा इंटेंस आप मेहनत करते हैं, यानी कि घनघोर मेहनत करने का प्रयास करते हैं। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो कहाँ रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, कृषि कहाँ हो रही है। देखो वर्ड को तोड़ो तो आपको पूरी योजना समझ आ जाएगी। कृषि, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, इंटेंसिव का मतलब बहुत जोरों से, बहुत घनघोर, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। कहाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली जो एग्रीकल्चर हो रहा है, इसको ही क्या है, बहुत ज्यादा फोर्सफुली हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो चलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसका काम रहेगा। ठीक है, अगर पूछ ले इसका पूरा नाम क्या है, तो IADP इसको शॉर्ट में कहते हैं। 1960 में स्टार्ट हुआ था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके साथ में चलाया गया था, किसकी हेल्प से चलाया गया था, तो फोर्ड फाउंडेशन जो था इसकी हेल्प से चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये लॉन्च कब किया गया, तो आपको जैसे बताया था 1960 में लॉन्च किया गया था, खरीफ में। और कहाँ स्टार्ट किया गया, कब, कितने स्टेट में, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में जो स्टार्ट किया गया था, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थी, और थंजौर पाली डिस्ट्रिक्ट बेसिकली ये एरिया कवर कर रही थी। और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था 8 और, मतलब टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक्सटेंड किया गया था 8 मोर और डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका बेसिकली जो एम था, ये था कि इंक्रीज करे क्रॉप प्रोडक्शन
बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि मल्टीपल का मतलब ही एक से ज्यादा क्रॉपिंग, ठीक है, एक से ज्यादा क्रॉपिंग हम लोग यहाँ पे फॉलो करें, क्रॉपिंग सिस्टम जो है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करें। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द आल्सो नोन एज अ पैकेज प्रोग्राम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, एमसीक्यू पूछते हैं कि बताओ, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ पैकेज प्रोग्राम, जो पैकेज प्रोग्राम है ये कौन सा प्रोग्राम निकल के आता है, पैकेज जो प्रोग्राम है ये कौन सा प्रोग्राम निकल के आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। तो कुछ चीजें, स्लोगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटिंग ऑन द स्ट्रांग हॉर्सेस, ठीक है, बीटिंग ऑन द स्ट्रांग हॉर्सेस। चलिए आगे बढ़े। फिर आता है अगला प्रोग्राम हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिख भी दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछते हैं, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है, तो याद रखना, कंफ्यूज करते हैं क्योंकि सेम सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। जो पीछे हमने प्रोग्राम पढ़ा था वो कौन सा था, IADP यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था, ठीक है, प्रोग्राम था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसकी जो स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1998 में स्टार्ट हुआ था। और नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो हमारा है, इसका पूरा नाम देखने को मिलता है, ICAR ने इसको लॉन्च किया था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग के साथ। और इसको हम क्या है दूसरे नाम से जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बुक जो बहुत सारी आपकी एग्रीकल्चर में बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ICAR की पब्लिकेशन है, उन सभी में सिलेक्टेड जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बने MCQs देख के वहां पे आपको सीधे पॉइंट मैंने लिख दिए, ठीक है। इसको क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड बैंक के साथ ICAR ने कोलैबोरेट करके हेल्प लेके क्या इस प्रोग्राम को चलाया था, जो कि आपका नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, इंप्लीमेंट किया गया था बाय द ICAR और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमीशन इन द ईयर ऑफ 1998 और 2005। लेकिन आपको जो देखने को मिलता है बेसिकली NATP जो आपका है 1998 ही ऑप्शन आपको देता है, तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक असिस्टेंट एग्री प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, लार्जेस्ट वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट एग्री प्रोजेक्ट है, ठीक है, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है की कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, जो फार्मर ड्राइव हो, जो एक्सटेंशन एजुकेशन किसानों को मिल रही है फार्मर ड्राइव हो। फार्मर ड्राइव का मतलब क्या है कि फार्मर उससे बेनिफिट उठा सकें। अब मान के चलो ये कोई ट्रैक्टर बनाया किसी कंपनी ने, ठीक है, ये मान चलो कोई ऐसा ट्रैक्टर बनाया जिससे क्या है प्लॉइंग बहुत आसान हो गई, ठीक है, जुताई क्या है बहुत आसान हो गई। अब उसका यूज है किसान तक कैसे उसको पहुंचा सके, फार्मर इसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है। हो सकता है ट्रैक्टर क्या हो, इसको हम यूज कर रहे हैं इन द कंस्ट्रक्शन वर्कर में, ठीक है, मकान बिल्डिंग वुल ये सारी चीजें बनाने में यूज कर रहे हैं, लेकिन खेती में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसी वैरायटी बना दी है आपने जिसकी क्या है यील्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है किसान तक उसको पहुंचे, किसान उसको यूज कर सके। ऐसा ना हो कि आपने वैरायटी बनाई दी और क्या है किसान उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या है इनपुट कास्ट बहुत आ रही, यानी कि वो महंगी बहुत ज्यादा है। तो जो भी हम एक्सटेंशन वर्क कर रहे हैं बेसिकली, तो वो क्या हो फार्मर ड्राइव हो, ठीक है, फार्मर उसका सीधे सहयोग ले सके, सीधे उपयोग कर सके। एग्री इकोसिस्टम रिसर्च सपोर्ट हो, ठीक है, रिसर्च सपोर्ट मतलब क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है ICAR के थ्रू हो सकती हैं या किसी संस्थान के थ्रू हो सकती हैं, वो क्या हो बेसिकली रिसर्च सिस्टम सपोर्ट करें उनको, ठीक है। टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन इनोवेशन, ठीक है, डिसेमिनेशन में फैलाव हो रहा है, इनोवेशन यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनोवेशन जो हो रहे हैं वो किसान तक पहुंच पाए, ठीक है। तो बेसिकली यही इसके उद्देश्य थे। और आत्मा अभी आगे बढ़ाऊंगा, अभी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी और आपका ATIC, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है इसके ये पार्ट थे NATP के, ठीक है, आगे बताएंगे। तो इसका जो इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट था हाईलाइट भी कर दिया यहाँ से, एक बार आप देख भी लो कि स्थापना शुरुआत कब हुई थी, इन द ईयर ऑफ 1998 में, ठीक है। ICAR ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इसको चलाया था और इसको दूसरे नाम हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट एग्री प्रोजेक्ट है। आप ध्यान रखेंगे जो इसका मेन कंपोनेंट है या मेन जो उद्देश्य है, ये बेसिकली क्या है कि जो भी एक्सटेंशन वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, जो एक्सटेंशन वर्क हो रहा है, दिस इज द फार्मर
ड्राइव, ठीक है, फार्मर ड्रिवन हो, फार्मर ड्राइव हो। तो मेन उद्देश्य अगर आप एक याद रखेंगे तभी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जवाहर रोजगार योजना। अब जवाहर रोजगार योजना से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि बात करें हम जवाहर रोजगार योजना, तो इसका जो मेन उद्देश्य था इज द टैकलिंग द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है। जो कह सकते हैं हम कि जवाहर रोजगार योजना जो चलाई ही गई थी ये सेंट्रल और स्टेट के सहयोग से चलाई गई। लेकिन जब भी हम बात करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की, तो सेंट्रल स्पॉन्सर इसलिए है चूंकि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ज्यादा सहयोग कर रहा है, सेंट्रल ज्यादा सहयोग कर रहा है और उनका मोर देन कह सकते हैं कि कभी क्या है 90% ज्यादा ही फंड वहां पे लगता है सेंटर का, तो इसीलिए हम उसको क्या है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम कह देते हैं। ये स्टार्ट की गई थी अप्रैल 1 1989। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है इसका, ठीक है, याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। एग्रीकल्चर के हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जहां पे स्कीम प्रोग्राम, ठीक है, पूछे जाते हैं, तो वहां से सबसे ज्यादा जो फेमस है यहाँ से वो इसका ईयर पूछा जाता है। बेसिकली दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और यहाँ पे सेंट्रल क्या है 80% 20%। ये क्या है कि मान चलो अगर 100 रुपए इस योजना में मिल रहे हैं तो 80 रुपए क्या है सेंटर देगा और 20 रुपए क्या है स्टेट देगा, देन फार्मर को क्या है टोटल 100 रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और क्या है बेसिकली टैकलिंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको कम करने के लिए, इसको कैसे कम से कम कर सकें उसके लिए चलाई गई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट रूरल यूथ। अब मान चलो गांव में आप देखते हैं बहुत सारे यूथ है ना 80 to 25 ईयर के बहुत सारे लोग क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कुछ भी साधन नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या है पैसे कमाने का साधन प्रोवाइड करना, अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको क्या एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करना। ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट फॉर द पुअर, जो पुअर्स हैं, ठीक है, गरीब हैं, उनके लिए कुछ ऐसा जनरेट कर दिया जाए, कुछ ऐसा उनको प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि क्या है उनकी इनकम होना स्टार्ट हो जाए और वो लगातार बढ़ती रहे, या एक सस्टेनेबल जो इनकम है उनको ऐसा कुछ जरिया प्रोवाइड कर दिया जाए। इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य था। की फीचर की बात करें तो ये बेसिकली टारगेट कर रही थी बीपीएल पीपल को। बीपीएल का मतलब होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। बिलो कहाँ है सब जरा, तो बिहार में आपको देखने को मिलते हैं बीपीएल धारी लोग, ठीक है। और साथ ही साथ जो SC ST हैं इन, ठीक है, इनका क्या है इनको प्रायोरिटी बेसिस पे इसमें लिया गया था। प्रायोरिटी मतलब कि इनका जो था इनको मेजर ध्यान जो सिर्फ था वो क्या था, हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस था वो था SC ST पे एंड 30% रिजर्वेशन था इसमें वुमेन के लिए। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, 30% रिजर्वेशन किसमें था, तो जो वुमेन है उनके लिए, और NGO ये जो NGOs थे, ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके जिला परिषद थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, ग्राम पंचायत लेवल पे था, तो वहां पे इसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। NGOs की हेल्प लेना, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको NGO कह देते हैं, उनकी हेल्प से इस योजना को क्या है ग्रामीण जो समाज है, ग्रामीण जो पीपल है उन तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य था। तो क्या क्या पॉइंट निकल के आए, एक तो स्थापना 1 अप्रैल कब हुई थी, 1989 में हुई थी। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 80% सेंट्रल यहाँ पे देता है पैसा, 20% स्टेट देता है, ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि कह सकते हैं जो BPL धारक हैं उसमें भी SC और ST साथ ही साथ 30% जो वुमेन है उसको रिजर्व इसमें किया गया, रिजर्वेशन उनके लिए प्रोवाइड किया गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रूरल यूथ है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जिनको अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको कवर करना, किसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है इसका उद्देश्य था। आप आई थिंक ये समझ गए होंगे सारे फीचर्स, और जो जो चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट की उसको आप क्या है ध्यान में रख सकते हैं। चलिए फिर आता है MG नरेगा, ठीक है। MG नरेगा, अब MG नरेगा से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो इसका फुल फॉर्म क्योंकि यूनिक है सबसे, तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, इसका पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। MG नरेगा 2006 में ये स्टार्ट किया गया था, 2006 में स्टार्ट किया गया था। और चूंकि जो 2006 में जब स्टार्ट किया गया इसका उद्देश्य यही था कि जो बेस है यानी कि जो फार्मर हैं, ठीक है, या फार्मर में विशेषकर हम बात करें तो ऐसे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट्स जिनको क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना, और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए। तो टाइम भी इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करें पहला तो क्या है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये स्कीम शुरू की गई 2006 में लॉन्च की गई, ठीक है। बेसिकली 5 में की गई लेकिन पूरी तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन कह सकते हैं 2006 में स्टार्ट किया। तो अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो आप लोग 6 सही करेंगे, ठीक है। फिर आता है इसमें क्या है राइट टू वर्क
यानी कि काम करने के दिन भी निर्धारित करना, कितने दिन, तो 100 दिन से ज्यादा, और 100 दिन तो करवाने ही करवाने हैं काम उपलब्ध, किसको, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना रूरल हाउस होल्ड पर ईयर, ठीक है। 100 डेज तो काम उनको मिलना ही चाहिए, ठीक है। और क्या है, एटलीस्ट 1/3 जो बेनिफिशियरी इसमें है, दीज आर द वुमेन। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, किसमें जो बेनिफिशियरी होंगे 1/3 इसमें हो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, रूरल वुमेन होनी चाहिए। और फोकस किस में करना चाहिए हमें, फोकस ऑन द अनस्किल्ड, जो अनस्किल्ड, जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हों जो इनको बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छा बोलना आता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको बहुत अच्छी सिंगिंग आती है, ठीक है। हो सकता है किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, तो ठीक है, तो उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या है, वो अपनी स्किल्स को यूज करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेंगे। लेकिन जो अनस्किल है, जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको कैसे कवर करोगे आप। तो ये जो योजना यहाँ पे देख रहे हैं एमजी नरेगा, बेसिकली उन्हीं पर्संस के लिए थी, उन्हीं रूरल यूथ के लिए थी कि क्या है, इनको यहाँ पे 100 एक साल में 365 दिन होते हैं, लगभग 100 दिन तो हम उनको क्या है, बेस प्रोवाइड कर ही दें, ताकि वो अपनी जीवन जो यापन हो रहा है उसको अच्छे से कवर कर ले, ठीक है। और इसमें जो वुमेन है, अब भाई हो सकता है कि आप एक मेन हो, ठीक है, आप क्या हो, आप फीमेल हो, तो लेकिन फीमेल के लिए तो हो सकता है कि सर्वाइबिलिटी थोड़ी बढ़िया हो सकता है, सर्वाइव कर ले, लेकिन फीमेल्स के केस में यही विपरीत हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस योजना में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है 1/3 जो यहाँ पे बेनिफिशियरी है, दीज आर द वुमेन्स, ठीक है। और फोकस किस पे कर रहे हैं, अनस्किल जो मैनुअल वर्क है उस पे, ठीक है। हो सकता है कोई तालाब खोदना हो सकता है कोई पॉन्ड खोदना हो सकता है कोई नहर बनानी हो सकता है आपकी सड़क बनानी हो, तो वहां पे आपको क्या है, जो एमजी नरेगा के इसके बेनिफिशियरीज होते हैं, काम करते आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी हाल में क्या है, ये हाल में डिस्कशन में भी रहा था एमजी नरेगा, क्यों रहा था, तो इसमें बेसिकली बात की जा रही थी सीधे जो यहाँ पे पैसा मिलेगा, यानी कि आप जब 100 डेज यहाँ पे वर्क करेंगे तो क्या है, आपको पैसा मिलेगा। पैसा पहले कैसे मिलता था, जो प्रधान होता था गांव का वो आपको प्रोवाइड करता था, लेकिन अभी इसमें बात की जा रही थी सीधे फंड ट्रांसफर होगा आपका डीबीटी बेसिस, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, डीबीटी बेसिस पर क्या है, इसमें ट्रांसफर देखने को मिलेगा, यानी कि आपने काम किया सीधे आपके खाते में पैसा जाएगा। तो इस पर भी बहुत सारी बहस छिड़ी थी, तो आप याद कर सकते हैं इस मनरेगा को, एमजी मनरेगा है जो, उसको आप याद रखते हैं, ठीक है। और क्या है, बेज आर द पेड एज पर द मिनिमम बेज एक्ट, जो मिनिमम बेज एक्ट है 100 डेज का, तो इतना प्रोवाइड करना। और ये कैसी है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 90% सेंट्रल यहाँ पे पैसा देता है और 10% यहाँ पे गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये पैसा देती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। देख रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी, उन्हीं के नाम पे है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा 2006 में स्टार्ट हुआ था, और 100 डेज वर्क देना है। डीबीटी जो मिलेगी वो सीधे ट्रांसफर होगी खाते में। 1/3 जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो कौन होंगे, बेनिफिशियरी वुमेन होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फिर निकल के आता है आत्मा। ये आत्मा वो नहीं है जो आप सभी के अंदर है, ये आत्मा क्या है, एक प्रोग्राम है। क्या है, आत्मा एक प्रोग्राम है। बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, सॉरी, ये क्या है, कह सकते हो अगर कुछ दृष्टि में देखें अगर सही से, तो बेसिकली जो काम है यही होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी या कोई भी एक इंस्टीट्यूट किसान की हेल्प जैसे केवीकेस करते हैं, उसी प्रकार से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किसान का कैसे हो सकता है। कहीं पे भी कोई एग्जीबिशन लगना है, कोई किसान फेयर लगना है, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या है, आत्मा आपका निकल के आता है। आत्मा का जो पूरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लोगो को आप लोग ध्यान में रखना, लोगो इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं उनको देख लेना आप ध्यान से, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं। वुमेन को भी रोजगार था, हाँ बिल्कुल रोजगार, 1/3 तभी तो उसमें रिजर्व रखी गई। तो इसकी डिफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, और स्कीम जो इंप्लीमेंट हुई थी कहाँ हुई है, ठीक है, अभी जो चल रही है, इस हाल फिलहाल में अभी जो चल रही है, लगभग 651 प्लस डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर है, 28 स्टेट कवर है, 5 यूटी कवर है। इसमें भी स्टेटमेंट बनाता है कि बताओ जो आत्मा है ये क्या है, पूरा भारत कवर करती है, कवरिंग ऑल ओवर इंडिया नहीं, 5 ही इसमें सिर्फ यूटी आपको कवर होती है, तो ऑल इंडिया में नहीं है, ठीक है। स्कीम ये लॉन्च की गई थी 2005-2006 में, ठीक है, और ये स्कीम है फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, फंडेड है,
फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड है। और फुल्ली की जब भी हम बात करते हैं, फुली गवर्नमेंट कह सकते हैं स्पॉन्सर्ड, तब बात होती है 90% की, ठीक है। मोर देन 90% कभी कभी देखने को मिलता है। 10% स्टेट यहाँ पे पैसा देता है, ठीक है। 10% जो है स्टेट यहाँ पे पैसा देता है फॉर ट्रांसफर न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब न्यू टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है इसमें, तो जैसे बात करें एग्जीबिशन लगना है, हाँ, कोई एग्जीबिशन लगना है, कोई किसान मेला कंडक्ट होना है, ठीक है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन होना है। डेमोन्स्ट्रेशन में भी कोई मेथड हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, फ्रंट लाइन हो सकता है, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन होना है किसानों के लिए, कुछ भी ऐसा हो जो उनकी ग्रोथ से रिलेटेड हेल्पफुल हो, तो क्या होगा, वो आत्मा के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। और 10% शेयर विल बी कंसिस्ट ऑफ कैश कंट्रीब्यूशन, ठीक है, पैसा भी दो। मोस्टली बात होती है जब भी एग्रीकल्चर में किसानों से बात होती है तो वो सीधे आपसे बोलते हैं, अगर आप फार्मर के साथ जाओगे KVK वगैरह में तो आपको सीधे पूछेंगे, ये बताओ हमारे लिए क्या है बाबूजी, हमारे लिए क्या है। तो 10% जो है क्या है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो क्या है, ये जो बेनिफिट्स का वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो NGO है, इनका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है सबसे जो इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम, जो हाल फिलहाल के अभी कह सकते हैं करंट अफेयर में भी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, वो है आपकी नमो ड्रोन दीदी। अब नमो ड्रोन दीदी बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं, आप बहुत प्यारा ड्रोन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ड्रोन देख रहे हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि आपके चारों तरफ जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जो कृषि खेती की जा रही है, यहाँ पे ड्रोन का प्रचलन कुछ महीनों में, कुछ सालों में बढ़ा देखने को मिल रहा है। क्यों बढ़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो योजना आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, नमो ड्रोन दीदी, ये इसमें कहीं ना कहीं कारगर है। तो जब भी बात होती है समाज के पालन पोषण की, आपके पालन पोषण की, तो वहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दीज आर द वुमेन्स, ठीक है, चाहे वो आपकी माता हो सकती हैं, कोई आपकी बहन हो सकती हैं, आपके परिवार में कोई हो सकता है। तो बेसिकली जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो आपका विकास जो है वो कहीं ना कहीं उनका उसमें बहुत ज्यादा हमको पार्ट देखने को मिलता है, लेकिन कब उनको मोस्टली हम देखते हैं कि आगे नहीं, आगे हमेशा कौन होता है, मेन होता है। लेकिन बात करते हैं तो वुमेन इज फर्स्ट की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है, कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। तो ये योजना इसीलिए क्या है, उनके नाम को लेके, ठीक है, उनको आगे करके, ठीक है, उनको किस प्रकार से हम स्किल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि क्या हो, वो अपना क्या कर सके, चौतरफा विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके, तो इसके लिए चलाई गई है नमो ड्रोन दीदी। ये PM नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी और शुरुआत में यहाँ पे 1000 ड्रोन्स का जो था डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एम यहाँ पे जो है ये 14,500 वुमेन्स को सेल्फ, यहाँ पे SHG जो लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके द्वारा ड्रोन्स को प्रोवाइड करना इसका एम है, ठीक है। पर्पज क्या था कि रेंटल ड्रोन सर्विस को फार्मर की एग्रीकल्चर जो खेती है उसमें कैसे यूज किया जा सके, ठीक है, खेती में कैसे ड्रोन को यूज किया जा सके। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा 2023-24 से स्टार्ट हुआ और 2025-26 यानी कि जो चल रहा है अभी तक इम्प्लीमेंटेशन होना है। यहाँ पे क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, जो हमारी दीदियां होती हैं, ठीक है, दीदियां इन द केस वो महिला कोई भी हो सकती है, तो उनको क्या करना हो सकता है, रेंटल माध्यम से पैसा प्रोवाइड करके ड्रोन खरीदवाना, ठीक है। और ड्रोन पे क्या है, 8 लाख तक का अगर आप मैक्सिमम कॉस्ट आ रहा है ड्रोन खरीदने में तो 80% सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 3% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, रिमेनिंग जो ज्यादा आ रही है, यानी चलो मान चलो आपका टोटल 10 लाख आ गया, इन खरीदने में पैसा लग गया 10 लाख, तो क्या है, तो 3 लाख पड़ा है आपका एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है, ये क्या है, एडिशनल है आपका, एक्स्ट्रा है, इस पे क्या है 3% इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग समझ लेना। ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे हम ड्रोन को उड़ाते हैं, फ्लाइंग कैसे करते हैं ड्रोन की, तो इस पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्किल प्रोवाइड की जाएंगी, और जो कि आपको हेल्प करेगा इफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप की यील्ड बढ़ाने में, और रिड्यूस करेगा जी द फार्मिंग कॉस्ट। अब फार्मिंग कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेगा, मान चलो कोई एक फार्मर है एक्स, इसके पास क्या है 10 हेक्टेयर खेत है। अब 10 हेक्टेयर खेत में मान चलो कोई इंसेक्ट ने आक्रमण कर दिया, तो हो सकता है इसको कहीं ना कहीं लगभग 10 हो सकता है, या हो सकता है 10 से 15 दिन क्या है इसको खेत में स्प्रे करने में लग जाए, और 10 से 15 दिन में क्या होगा, पूरा इसका खेत है वो इंसेक्ट क्या करेंगे, खराब कर देंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे, अटैक करके पूरा खत्म कर देंगे।
तो अब क्या करेंगे, हम ड्रोन को यूज कर लेंगे। ड्रोन को यूज कर लेंगे तो क्या हो सकता है, वही एक दिन में कवर कर दे इसको, ठीक है, एक दिन में कवर कर दे। और उसकी जो कॉस्ट है, अब यहाँ पे जो लेबर भी लगेगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो कॉस्ट भी कम आएगी, तो इनपुट कॉस्ट जो हमारी ये भी कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा हमको नमो ड्रोन दीदी जो स्कीम है इसका देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये देख सकते हैं हमारे जो ड्रोन दीदी योजना है, इसमें कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई और ड्रोन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। किसको, तो जो महिलाएं हैं इनको ड्रोन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें भी सब्सिडी दी जा रही है ताकि कम से कम कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिले ड्रोन की। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योजना फिर से एक, जो कि आप सभी को इसके बारे में भी पता होना चाहिए, वो है आपकी कौन सी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। अब आप कहेंगे कि इसको क्यों चलाया। अगर आप यूपी के कुछ ऐसे एरिया से हैं जहां पे क्या है, गलत तरीके से वाइन जो है, ठीक है, शराब है, उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन किया जा रहा था पहले, अभी नहीं, अभी क्योंकि जो आपकी सल्फर कोटिंग या कह सकते हैं कि स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं यूरिया जो है, जैसे उसको क्या है, कोटिंग कर दी गई, नीम कोटेड यूरिया। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें निकल के आता है हमारा कौन सा, नीम कोटेड यूरिया। पहले क्या होता था, जो यूरिया थी उसको हम वाइन प्रोडक्शन में, देशी शराब जो थे उसमें बनाने में यूज करते थे, और वो कहीं ना कहीं क्या करती थी, हमारे स्वास्थ्य को, जो भी उसका कंजप्शन करते थे उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा गलत प्रभाव छोड़ती थी। लेकिन क्या किया सरकार ने, देखा, लोगों ने महसूस किया कि इस को मिसयूज किया जा रहा है, तो उस पर क्या है, नीम कोटिंग कर दी। नीम कोटिंग करने का फायदा ये हुआ कि वो जब उससे वाइन बना रहे थे, उससे गलत पदार्थ आप बना रहे थे, वो बनाने में असफलता आपको प्राप्त हुई, ठीक है। तो अभी जब बात की जा रही थी वन नेशन वन फर्टिलाइजर को, तो बेसिकली जो हमारी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना थी 2 अक्टूबर 2022 को चलाया गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम बीजेयूपी कहते हैं। और इसमें क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लाने की बात की गई, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया, इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज अपने खाद बनाते हैं, और अपनी जो खादें होती हैं उनमें कुछ इस प्रकार से आप देखते होंगे, जो कट्टे आते हैं उनके, ठीक है, जो पैकेट आता है आपने देखा भी होगा, उस पर उनका नाम रहता है, ठीक है, उनका नाम रहता है कंपनीज का, उनके अलग अलग डिजाइन रहते हैं, उनका अलग अलग पैटर्न रहता है। तो सरकार ने क्या किया कि जो डिफरेंट आप फर्टिलाइजर बना रही हैं कंपनीज, उनको क्या है, आप फर्टिलाइजर बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, जो आप कट्टा रखोगे, जो आप बोरा रखोगे, इसके अंदर भरोगे, उसका कुछ इस प्रकार से पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, एक्चुअल आपको कास्ट वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, सब्सिडी मेंशन करनी पड़ेगी, और क्या है, एमआरपी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। देन आपको क्या है, एक यूनिफॉर्म लोगो लगाना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत लोगो के नाम से हम जानते हैं। तो आपको क्या है, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, यानी कि ये लोगो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको एक ब्रांड, जो आपका ब्रांड है, ठीक है, जैसे भारत यूरिया, ये भारत यूरिया है, ये सब में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, भारत यूरिया, आपको वन यूनिफॉर्म ब्रांड लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, आपको कंपनी यहाँ पे नीचे मेंशन कर देनी है, जैसे कि ये देख रहे हैं एनएफएल ने बनाया है, तो एनएफएल हो सकता है, यहाँ पे इफ्को ने बनाया है तो इफ्को यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, एक मैसेज लिखना है फॉर फार्मर, जो कि 16 लैंग्वेज में हो, ठीक है, कितनी, 16 लैंग्वेज में हो। तो ये आपको इस प्रकार से आपको डिजाइन करना है, बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना 17 अक्टूबर 2022 में चलाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको जो सिंगल ब्रांड नेम है उसको भारत भारत, ठीक है, अक्रॉस भारत आपको यूज करना है। और एम क्या बेसिकली था कि आपको क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल जो फर्टिलाइजर है वो किसानों को मिल सके, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, इंट्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म बैग, जो बैग है बेसिकली बैग को ही क्या है, हम यूनिफॉर्म कर रहे हैं, और आल फर्टिलाइजर, जितने भी फर्टिलाइजर हैं, चाहे फिर भारत यूरिया हो, भारत एनपीके हो, कुछ भी हो, आपको यूनिफॉर्म बैग डिजाइन करके देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट होता है, फर्टिलाइजर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस क्रॉस जो मूवमेंट है फर्टिलाइजर का, ठीक है, अदला बदली जो हो जा रही है फर्टिलाइजर्स की, उसको क्या है, कम करना। और 3.3 लाख जो शॉप हैं, ठीक है, जैसे क्या मान चलें, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान चलो आप क्या है, कोई एक पर्सन है, आप क्या है, कोई एक पर्सन है जिन्होंने क्या किया, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया। मोस्टली ऐसा मत करना, जो भी ऐसे पर्सन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम काम करते हैं, 1 मिनट। मान चलो ये कोई पर्सन है जिन्होंने अपनी शॉप ओपन की। अब ये शॉप ओपन करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजर को बेचेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर को बेचेंगे तो इनको क्या किया, सरकार ने कहा कि 3.3 जो लाख शॉप थी उनको क्या है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में कन्वर्ट कर दिया। अब यही दुकान थी, इनको बाद में क्या है, इनको बना दिया क्या, प्रधानमंत्री
कृषि क्या था, प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र बना दिया, यानी कि PMKSK बना दिया, PMKSK बना दिया। क्या बना दिया इनको, PMKSK इनको बना दिया, PMKSK में इनको कन्वर्ट कर दिया। तो पूछा कितने को कन्वर्ट किया, तो 3.3 लाख को क्या है कन्वर्ट कर दिया, किसमें, PMKSK में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार से आपको मैंने समझा दिया, भारत ब्रांड जो फर्टिलाइजर है इस तरीके से अब आएगा। फिर आता है PM प्रणाम स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि क्या है, जब भी फर्टिलाइजर की बात की जाती है, फर्टिलाइजर की जब भी बात की जाती है, फर्टिलाइजर का जो कॉस्ट है, ठीक है, एक तो कॉस्ट क्या है किसानों के लिए इनपुट कॉस्ट के रूप में, और दूसरा क्योंकि उस पर क्या है आपको सब्सिडी भी देनी पड़ती है सरकार को, तो उससे जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट है ये कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब कम कैसे आप कहेंगे, ये तो अच्छी बात है कि हमको सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्या है आप जब भी सब्सिडी लेते हैं तो आपने पढ़ा होगा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है, एक पूरा बकायदा निकाला गया है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर करके एक पेपर पब्लिश किया गया था। वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई थी कि कैसे जो सब्सिडी मिल रही है कहीं न कहीं हमारी जो ग्रोथ है उसको हैम्पर कर रही है, उसको कम कर रही है। सब्सिडी कैसे देगी भाई, जब सरकार क्या है आपको किसी चीज़ को आपको कम दामों में देना पड़ेगा तो उस पर सब्सिडी दे देती है किसान। जैसे मान चलो आपको कोई चीज़ 1000 की मिल रही है, 1000 की मिल रही है, सरकार ने क्या कहा, इसको 50% सब्सिडी हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 500 रुपये क्या है आप देंगे और 500 रुपये क्या है सरकार आपको रिटर्न कर देगी। आप इस चीज़ को खरीदेंगे, एक्स कोई कमोडिटी है, इसको आपने खरीदा 1000 में, सरकार का वादा था कि 50% सब्सिडी देंगे, तो आपकी जो एक्चुअल कास्ट आई वो कितनी आई, 500 रुपये आपको पे करना पड़ा इस पर, ठीक है। तो अब ये सब्सिडी 500 रुपये की जो मिल रही है, सरकार क्या करेगी, इसको कहीं ना कहीं क्या है आप ही से वसूलेगी। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्म में ना वसूले, लेकिन वसूलना तो आप ही से, तो कहीं ना कहीं टैक्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेंगे, चीज़ें आपको महंगी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चुकाना तो आप ही को है। हो सकता है कोई फार्मर को तो सीधे डायरेक्ट मिल रहा हो आपको सपोर्ट, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म से आप ही पे पड़ रहा है। तो उससे क्या है हमारी पहले तो ग्रोथ भी हैम्पर हो रही है। कोई स्टेट मान चलो अब यहाँ पे क्या करेगा, हम 80% देंगे, हम 80% देंगे। अब 80% दोगे तो किसान को क्या है 200 रुपये मात्र देने पड़ेंगे। तो स्टेट वाइज क्या है इसको बैरी भी कर रहे थे, स्टेट अपनी मनमानी कर रहे थे, और उसमें क्या था हमारी जो ग्रोथ थी कहीं ना कहीं ओवरऑल हमको कम देखने को मिल रही थी, या हैम्पर हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है, छीण हो रही थी। तो ये सारी चीजें थी, उसके लिए चलाई गई PM प्रणाम स्कीम। इसमें क्या कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया इनिशिएटिव, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर, इसको याद रखना, इसके फुल फॉर्म तो 200% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा नाम पूछ लेगा, बताओ PM प्रणाम स्कीम का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस बिल्डिंग नरिशमेंट एंड एमुलेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। जो हमारी मदर अर्थ है इसके एमुलेशन के लिए, इसके नरिशमेंट के लिए अवेयरनेस बिल्ड करें ताकि रिस्टोर कर सके हम, ठीक है। तो ये आपका पूरा नाम है। ये चलाई गई थी जून 28, 2023 में, ठीक है। अच्छा, 50% यहाँ पे सेविंग्स जो हैं इनको सेव करेंगे, यानी कि मान चलो कोई फर्टिलाइजर 1000 रुपये का था, अब उसकी सब्सिडीज पहले 50% थी और किसान को मिल रहा था 500 रुपये में, ठीक है। अब इसकी सब्सिडीज को हमने कट कर दिया और हमने कर दिया कितना 30%, तो अब किसान को देना पड़ेगा क्या यहाँ पे 70%, यानी कि 700 रुपये। अब जो 30% यहाँ पे बचा है इसको क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन में लगाया जाएगा, रोड बनाए जाएंगे, है ना, विकास में पैसा लगाया जाएगा। तो क्या है 50% जो यहाँ पे सेविंग्स हो रही है वो ग्रांट कर रहा है स्टेट्स में की जाएंगी। 70% जो ग्रांट यहाँ पे मिल रहा है, पैसा छूट मिल रही है, फॉर असिस्ट की जाएगी इन फर्टिलाइजर प्रमोशन में, ठीक है, फर्टिलाइजर प्रमोशन में की जाएगी। 30% जो ग्रांट आपको मिलेगा फॉर अवेयरनेस एंड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स, आज सीधे मिल सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिल सकते हैं, पंचायत को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजर जो यूज है स्टेटस बेसिकली, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं जो हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो 21% राइज इन डिमांड ऑफ यूरिया की बढ़ी है, DAP की बढ़ी है, MOP की बढ़ी है, NPK की बढ़ी है। और ये कब हमें देखने को मिला, 2017 से लेके 22 में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस डिमांड को भी हम क्या है कम करने का प्रयास करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। तो कुछ पॉइंट जैसे कि बात करें, इसका पूरा नाम क्या है आपका, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस बिल्डिंग नरिशमेंट एंड एमुलेशन ऑफ द मदर अर्थ, तो इसका पूरा नाम है। इसमें इस प्रकार से छूट मिल रही है, और क्या है इसमें बेसिकली क्या है
हम क्या है अपना विकास अच्छे तरीके से करें, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को लाएं, कृषि को क्या है और उत्तम बना सकें। तो उसके लिए हमें प्रयास करने हैं ताकि क्या है जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी हम दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कट करें और उसको डिफरेंट फार्म से हम लोग यूज कर सकें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो फर्टिलाइजर हमारा कह सकते हैं कंजप्शन है 21% रेट से बढ़ा है 2017 से लेके 22 तक। तो कहीं ना कहीं क्या करना है, इसको हमें और कम करना है। तो ये हमारा पीएम प्रणाम स्कीम से रिलेटेड पॉइंट कुछ थे। फिर आता है हमारा फसल बीमा योजना। अब फसल बीमा योजना इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्या है यहां से सीधे क्वेश्चन मिलता है कि बताओ खरीफ जो क्रॉप्स हैं, जो खरीफ क्रॉप है इन पे कितना परसेंट फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितना परसेंट कवर अप किया जाता है, कितना परसेंट दिया जाता है। बताओ अगर रबी क्रॉप्स है तो कितना परसेंट होगा। तो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहले सबसे जानते हैं जो फसल बीमा योजना है कब चलाई गई, 2016 में चलाई गई, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर जो वेलफेयर है ये इसके अंतर्गत आती है। इसने रिप्लेस किया था NAIS यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को, और साथ ही साथ ये मॉडिफाई हुई किसमें, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं। ये प्रोवाइड करती है कंप्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, कंप्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस टू काउंटर क्रॉप फेलियर। अगर आपकी क्रॉप है जो मान चलो ये आपका 1 हेक्टेयर फील्ड है और यहाँ पे आपने क्या है कोई क्रॉप उगाई थी, आपने कोई क्रॉप उगाई और क्रॉप क्या है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई ड्रॉट आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, हेल स्टॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस पे क्या किया आपने, इसको इंश्योरेंस करा लिया, इस क्रॉप का इंश्योरेंस करा दिया। अगर ये क्रॉप फेल्यूर देखने को मिलता है, क्रॉप अगर खत्म होती है तो फार्मर्स को क्या है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा सेकंड वाला पॉइंट, अच्छा, ऑल फूड एंड ऑयल सीड, जितनी भी इसमें फूड वाली क्रॉप है और ऑयल सीड वाली क्रॉप है सभी को इसमें कवर किया जा रहा है। अब प्रीमियम स्ट्रक्चर आप ये समझना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि प्रीमियम जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद कर लेना। जो खरीफ है उन पे 2% आपको प्रीमियम देखने को मिलता है, और जो आपकी खरीफ क्रॉप है इन पे आपको 1.5 देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो 5% जो आपकी एनुअल कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप है इनके लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग नोट भी कर लो इस चीज को, ये 5% किस पे मिलेगा आपको, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एनुअल कॉमर्शियल, जो एनुअल कॉमर्शियल क्रॉप है इन पे देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है, पीपीटी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप लोग देख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दीजिए, करवा देंगे। इसकी पिछली वाली स्कीम में कौन सा था ये 50% सेविंग गिवन एज ए ग्रांट टू स्टेट, ये पॉइंट इसको समझना है, ठीक है, बताते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा था कि जैसे मान चलो आपके स्टेट में 1000 करोड़ का सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई स्टेट हो सकता है वहां 2000 का प्रोवाइड कर दे वो, ठीक है। अगर आपके स्टेट में पहले 1000 करोड़ का मिल रहा था ग्रांट, यानी पैसा जो सब्सिडी के लिए मिल रहा था, उसको क्या करेंगे अब कट कर देंगे। पहले 1000 करोड़ मिल रहा था, अब क्या है सिर्फ हम क्या करेंगे 50, हो सकता है इसका हाफ कर दें, ठीक है, 1000 मिल रहा था तो उसका 500 कर दें, हम 500 कम कर देंगे, तो 500 जो बच रहा है, जो 500 बच रहा है इसको डिफरेंट जो एग्रीकल्चर या हो सकता है टोटल ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट के लिए जो प्लान हो सकते हैं उनमें हम लगा सके, ठीक है। तो कहे भी यही लाइन रही कि 50% ऑफ सेविंग गिवन एज ए ग्रांट टू स्टेट, ठीक है, स्टेट को उसको ग्रांट के रूप में, ग्रांट जैसे कोई चीज होती है आपको गिफ्ट के रूप में मिलता है, ठीक है, तो वही ये कहने का प्रयास कर रहा है 50% जो सेविंग है एज ए ग्रांट मिलेंगी किसको, स्टेट को, राज्य को, किसको मिलेगी, राज्य को मिलेंगी, ठीक है। सेविंग जो भी करेगा राज्य करेगा बेसिकली, ठीक है। सब्सिडी में कट कर रहा है, सब्सिडी में कट करेगा तो पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो उसको क्या है एज ए ग्रांट 50% सेविंग्स उसको मिलेंगी, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़े, ये वाली समझ गए, पीएम प्रणाम हो गया, फिर हमारा पीएम फसल योजना हो गया। ये आप लोग थोड़ा अवेयरनेस भी हो ना इनसे, ठीक है, अवेयरनेस भी हो ताकि खुद भी अगर एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं या आपके घर में आपके पास पड़ोसी कोई कर रहे हैं तो उनको भी आप अवेयर करो, ताकि क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो आपको पता लग गया इस बार मानसून जल्दी आ गया, ठीक है, इस बार आप देखते हैं महसूस कर रहे होंगे अपने चारों तरफ कि मानसून क्या है जल्दी आ गया। अब मानसून जल्दी आ जाने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हो सकता है वो एस्पेक्ट आपको ना पता हो, लेकिन उसके क्या एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट देखने को मिलेंगे वो आपको पता है। अगर क्या है जिन्होंने अर्ली क्रॉप प्रोडक्शन जो ले रहे हैं, अगर बारिश हो गई तो क्या है अर्ली क्रॉप प्रोडक्शन आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। जिनका क्या प्लान था कि हम क्या है शुरुआती दौर में फसल को क्या करेंगे या फील्ड को हम कल्टीवेट करेंगे, तो अगर बारिश हो गई तो क्या है वो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज, रेफरेंस बुक है क्या, नहीं ये नोट्स काफी हैं, इनफ हैं, जितनी भी रेफरेंस बुक हैं
उन सभी का थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम इसके जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान रखना है। 2% खरीफ क्रॉप के लिए, 1.5% यहाँ पे रबी के लिए और 5% हॉर्टिकल्चर क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप उनके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने प्रोवाइड कर दिए पिक्चर भी, ताकि आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, खरीफ क्रॉप जो है उनके लिए कितना है, तो आपको 2% प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे खरीफ है, 1.5% आपको रबी के लिए देखने को मिल रहा है, 5% जो देखने को मिल रहा है ये कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए देखने को मिल रहा है। 1 क्रॉप 1 रेट। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से याद कर सकते हो। फिर निकल के आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निकल के आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत सारी योजनाएं भी इसमें अभी कंबाइंड की जा रही हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पहला तो फुल फॉर्म या कह सकते हैं इसका पूरा नाम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है तो याद रखेंगे। ये कब शुरुआत की गई, 2007 में ये लॉन्च की गई, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये योजना आती है। ठीक है, जो RKVY है यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये लॉन्च की गई थी किसको, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है एग्रीकल्चर में उसको प्रमोट करने के लिए। अच्छा, जो भी बच्चे थोड़े इच्छुक हों एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यानी कि क्या है, स्टार्टअप कल्चर के या कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा इनोवेशन करना चाहते हैं, तो क्या है, उनके लिए एक मैनेज नाम का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि ACABC एक होता है, ACABC एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर, एक होता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, और बहुत सारी ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ताकि क्या है, आप वहां से 50 दिन का कोई ऐसा कोर्स कर लो, सीख लो, ताकि वो क्या है, आपको कहीं ना कहीं कोई एक धंधा स्टार्टअप बिजनेस बनाने में हेल्प कर दे। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी जो मैनेज है ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता रहता है। जो इच्छुक हों बच्चे वो जाएं, उनकी वेबसाइट पे चेक भी करते रहें। ठीक है, बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, तो लॉन्च ये की गई थी 2007 में, और आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, और साथ ही साथ जो इनोवेशन है, ठीक है, इनोवेशन, अब कोई भी इनोवेशन हो सकती है, पहले से कुछ एग्रीकल्चर में ऐसा है इसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो उसको भी इनोवेशन कहेंगे, या कुछ आप नया बना दें तो उसको भी हम इनोवेशन कह देंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि ये किस किस को कवर करती है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको भी कवर करेगी। ठीक है, AI एग्रीकल्चर में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, AI से रिलेटेड एग्रीकल्चर में जो हेल्प करे वो भी कवर करेगी। डिजिटल फार्मिंग को भी कवर करेगी, फार्म मैकेनाइजेशन इसको भी अंदर, इसके अंदर आता है ये भी। बेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट हो, चाहे आपका कोई एग्रीकल्चर वेस्टेज हो, उससे भी कवर करेगी। डेयरी और फिशरीज को भी कवर करेगी, और इंक्यूबेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एग्री एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ जीवन में और अच्छे समाज को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उनकी भी ये हेल्प करता है। आप में से हो सकता है पल्लवी, हो सकता है मेधा, हो सकता है शुभम। ठीक है, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हों, लेकिन क्या है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो इन योजनाओं का आप क्या है, सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे क्यों, आपको फाइनली जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, पैसा जिसको सीधे कह सकते हैं, वो आपको मिल जाता है। और आपको क्या है, पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे करेंगे। तो इनको क्या है, इनकी वेबसाइट पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपको फॉर्म मिलता है, फिल करते हैं, अपना आइडिया ड्रॉप करते हैं, देन है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, फोकस इसका क्या है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब बहुत बार मैं इस वर्ड को समझा चुका हूं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। वो इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक हो सकता है, इन टर्म ऑफ स्पिरिचुअल हो सकता है। ठीक है, चौतरफा विकास, चहुमुखी विकास जो होता है उसको हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कह देते हैं। ठीक है, RK जो वाई है यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, स्टेट लेवल एग्री प्लानिंग की। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं निकाल के आपके लिए ले आया हूं। लोगो आप देख सकते हैं, पूछेगा कि इन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लोगो में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एप्पल देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे एप्पल का अलग टॉपिक, मतलब ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो होने नहीं चाहिए, तो एप्पल कहाँ से है, लेकिन है। और पूछ देगा वाटर की ड्रॉप्स हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या है, जैसे पूछा था ICR के लोगों में क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी देख लेना ध्यान से। चलिए, फिर आता है क्वेश्चन, कोडाक्स एलिमेंट्री कमीशन। अब कोडाक्स एलिमेंट्री कमीशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नाबार्ड वगैरह में एग्जाम में देते हैं, क्योंकि क्या बात होती है, FCI के जैसे एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जब भी बात आती है खाने की, तो खाने की पहली तो सबसे बात है क्वालिटी। एक तो क्वांटिटी वाले कुछ पर्सन होते हैं, एक होते हैं क्वालिटी। क्वालिटी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान चलो कोई आप ऐसा फूड खा रहे हैं, दूध से बना हो सकता है,
या हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें कंटेमिनेशन हो, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो, टॉक्सिक हो, अगर हम उसको खाएंगे तो क्या है, हम बीमार हो जाएंगे। तो भोजन से रिलेटेड जो भी कंटेमिनेशन है या कह सकते हैं कि कुछ भी डिटोरेशन क्वालिटी में देखने को अगर मिलती है तो उसको चेक करने का, उसको पनिश करने का उस संस्थान को, है ना, क्वालिटी मेंटेन करने का जो काम है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोडाक्स एलिमेंट्री कमीशन करती है। यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये बताओ इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, मैचिंग में देता है इसको, बहुत सारे इंस्टीट्यूट देगा, वहां पे कोडाक्स एलिमेंट्री कमीशन डाल देगा, देन आप क्या है एक इसको याद करके भी आप मैचिंग सही कर सकते हो पूरी अपनी, तभी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। तो स्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1962 में, और इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था दो संस्थाओं के सहयोग से, एक तो था आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की तो निकल के आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो और इसका जो मुख्यालय है ये रोम इटली में है, और कोडाक्स एलिमेंट्री कमीशन में ये जो बर्ड कोडाक्स आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द लैटिन बर्ड, जिसका मतलब होता है फूड कोड, ठीक है, फूड कोड। बात करें ऑब्जेक्टिव की तो डेवलपमेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे फूड के स्टैंडर्ड्स को, आप पढ़ते भी हैं, एक बीएसआई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंडिया के बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं फूड के लिए। जब भी आउट नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, जब भी आप जाते हैं किसी भी लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट कराने के लिए तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स को वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में जब भी कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। तो उन रूल्स रेगुलेशन को सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन रूल्स रेगुलेशन में अगर कोई सुधार है तो उनको करना कैसे है, इन सारी चीज़ों को क्वालिटी मेंटेन करने का, ये सारे जो काम होते हैं ये होते हैं कोडाक्स एलिमेंट्री कमीशन का, और ये वर्ल्ड लेवल पे पूरा देखता है, ठीक है। तो क्या है, इन फूड स्टैंडर्ड्स को और गाइडलाइंस को ये क्या है, प्रैक्टिस हो रहे हैं, और या प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं तो कैसे करवाना है, ये सारी चीजें इंश्योर करता है, ठीक है। फूड सेफ्टी को और साथ ही साथ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ग्लोबल चले, उनके लिए भी ये काम करता है। कंज्यूमर हेल्थ को ध्यान में रख के चीज़ों को बनाने का, चीज़ों को मॉडिफाई करने का वो क्या है, आपको रिकमेंडेशन देता है। अब पता चले आपने फोर्टिफाइड कर दिया, अभी से जैसे कि आप अगर गांव परिवेश से जुड़े हैं तो आप जानते भी होंगे कि जो आपके गांव में आपको राशन मिलता है, राशन, ठीक है, बीपीएल धारक जो है उनको भी मिलता है और नॉन बीपीएल वालों को मिलता है। तो वहाँ पे क्या था, जो उनको राइस मिल रहा था, दिस इज द फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी न्यूट्रेंट की कमी है तो उस न्यूट्रेंट की कमी को कहीं ना कहीं हम उसमें बढ़ा दे रहे हैं, उस चीज़ में जिसमें वो उस चीज़ की कमी है, तो वो फोर्टिफाइड राइस मिल रहा था। अभी सरकार ने कहा कि हम क्या है, फोर्टिफाइड राइस का प्राइस इंक्रीज कर देंगे, देन क्या होगा, अगर राइस इंक्रीज कर देंगे देन क्या होगा, फोर्टिफाइड राइस नहीं मिल पाएगा। तो इन चीज़ों को भी इंश्योर करना कि अगर फोर्टिफाइड कोई चीज़ कर रहे हो आप तो किस चीज़ में उसमें इंक्रीज कर रहे हो, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कहीं नुकसानदायक तो नहीं। जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप की जब हम बात करते हैं तो क्या उनको हम सिर्फ पढ़ते हैं किताबों में लेकिन खाते नहीं, मेजर आप ऐसा नहीं है कि आपने टमाटर पढ़ लिया, टमाटर भी जेनेटिक मॉडिफाई खा रहे हैं, ठीक है ना, तम्बाकू आपने पढ़ ली तो तम्बाकू खा रहे हैं, ठीक है, बैंगन पढ़ लिया तो बैंगन खा रहे हैं, नहीं, चूंकि क्योंकि हो सकता है आपको उन चीज़ों के कंजप्शन में प्रॉब्लम देखने को मिले, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिले, तो क्या है, कोडाक्स एलिमेंट्री इन सब का निगरानी करता है, इन सबको सिक्योर करने का, प्रिक्योर करने का काम करती हमें देखने को मिलती है। फूड में हाइजीन बने रहे, किसी प्रकार का एडिटिव हम ऐसा मिला दें, पेस्टिसाइड रेसिड्यू ज़्यादा ना हो, और लेबलिंग वगैरह इन सभी का काम करती है। कंटामिनेशन है, सैम्पलिंग है, और स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है उनको फिट करने का ये काम कोडाक्स एलिमेंट्री का देखने को मिलता है। ये आपका लोगो है, और साथ ही साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इसको बनाया गया कोडाक्स एलिमेंट्रस कमीशन को, CAC इसको हम कह देते हैं, ठीक है। फिर निकल जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये भी स्कीम इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें सॉइल हेल्थ कार्ड की तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, इसको शुरुआत किया गया था फरवरी 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, और डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन क्या इसको देखता है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। इसमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये किसानों को प्रोवाइड किया जाता है, और सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिकली हम कहें कि स्वस्थ धरा खेत हरा हेल्थी अर्थ ग्रीन फार्म, ठीक है, ये इसका आपको स्लोगन देखने को मिलता है। टोटल 12 पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, कौन कौन से हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट है, माइक्रो में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, और आपकी सेकेंडरी में सल्फर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, माइक्रो न्यूट्रेंट में जिंक है, Fe है, कॉपर है, Mn है और बोरान है, ठीक है। और साथ ही साथ अदर में देखें तो पीएच आपको देखने को मिलेगा, EC देखने को मिलेगी, ऑर्गेनिक कार्बन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 12 पैरामीटर हैं जो कि आपको पूछा जाता है कि टोटल पैरामीटर कितने इसमें कंसीडर किए जा रहे हैं, तो टोटल कितने हैं, 12 पैरामीटर कंसीडर इसमें किए जा रहे हैं। कब स्टार्ट हुई थी, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया, तो सॉइल हेल्थ कार्ड को। अच्छा,
सॉइल हेल्थ कार्ड में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, कोई भी एक फार्मर अपने खेत की, अपनी मृदा की हाल जानना चाहता है कैसा है वो। जैसे पूछते नहीं अभी स्टार्ट की क्लास, तो कैसे हो आप सभी, तो आपने बताया सर बढ़िया है। कोई हो सकता है किसी को फीवर हो सकता है किसी को जुकाम हो। तो इसी प्रकार से सॉइल का आप कैसे पता करेंगे, जुकाम है बुखार है तो वो बताएगी नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हम सॉइल सैंपलिंग करते हैं, हम पता करते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट कितने हैं, किस चीज़ की यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, किसकी कमी देखने को मिल रही है। तो वो सब कैसे करेंगे हम, सॉइल हेल्थ कार्ड हम यहाँ पे बनाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या है, 12 पैरामीटर को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा किसान को, कि हम क्या करेंगे, फार्मर्स की सॉइल की हेल्थ को उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार का फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं, उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे ये भी हमें पता चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की भी हम बात कर सकते हैं इससे, और इनहेंस करेगा यील्ड और फार्म की प्रोडक्टिविटी को। और बेसिकली सभी फार्मर जो हैं इसमें टारगेट रहते हैं, और लगभग एक जो कार्ड आपको मिलता है किसान में, सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिलता है 3 साल तक, ये वैलिड रहता है एज पर द फॉर्म, ठीक है। आपको रिकमेंड करते हैं वहाँ पे साइंटिस्ट। तो ये हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला निकल के आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो मोटो है ये है कि हर खेत को पानी, यानी कि वाटर फॉर एवरी फार्म। इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि हर खेत को पानी मिले, और हर खेत को पानी तो मिल ही रहा है, जितना पानी मिले उस एक ड्रॉप में हम क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य है क्या है कि जो हम इरिगेशन हमको मिल रही है, वाटर यूज इफिशियंसी को क्या है हम इंक्रीज कर सकें। और इसका एक लोगो भी आपको मिलेगा, यानी कि इसका मोटो जो है बेसिकली यही है, हर खेत को पानी। और पानी में भी कि जो ऑब्जेक्टिव इसके थे, एक्सपेंड इरिगेशन कवरेज, बढ़ाएं उसको, इंप्रूव करें वाटर की यूज इफिशियंसी को, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और की कंपोनेंट जो इसके हैं, एक तो है AIBAP यानी कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। एक्सेलरेट करें इसमें मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को, हर खेत को क्या है यहाँ पे आपको पानी प्रोवाइड किया जा सके, जिससे क्या होगा, वाटर इजीली अवेलेबल हो सोर्स के थ्रू, ठीक है। उसका सही से सोर्स क्रिएशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो, और मैनेजमेंट भी सही तरीके से हो। और जो भी एक ड्रॉप हम पानी यूज कर रहे हैं, इससे क्या है, हमारी जो क्रॉप है, मोर क्रॉप का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्रमोट द माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप हो सकता है, स्प्रिंकलर हो सकता है ना, माइक्रो जेट हो सकता है। और साथ ही साथ वाटर इंक्रीज करे वाटर की प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। जितना भी हम वाटर दे रहे हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या है लाभ ले सके, प्रोडक्शन हम ले सकें। तो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन को, उसमें ड्रिप हो सकता है, स्प्रिंकलर हो सकता है, माइक्रोजेट हो सकता है, पल्स इरिगेशन हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पे इरिगेशन के जो टाइप है इनको प्रमोट करना है, ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मॉनिटरिंग बेसिकली कौन करता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि इसको मॉनिटरिंग करते हैं, सही से इंप्लीमेंटेशन इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कौन कौन करता है। तो एक तो आपका सबसे पहला है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसको हम NSC के नाम से जानते हैं, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं दिस इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा कौन करता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हम NEC के नाम से जानते हैं। तीसरा है इसके जो हेड हैं वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के जो होते हैं वो होते हैं, और इंश्योर करते हैं इंप्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो रहा है सही से नहीं रहा, और असेसमेंट भी जो योजना चल रही है पहले से उनका असेसमेंट भी करना हमारा क्या होता है, मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म है यहाँ पे इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। फिर निकल के आता है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड इससे पहले भी आपने हो सकता है देखा हो, पढ़ा हो। तो यहाँ पे आपको जानना जो चाहिए वो ये कि ये अगस्त 1998 में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी, और 2004 में इसको मॉडिफाई किया गया था, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी इसमें इंक्लूड नहीं थी, उनको इंक्लूड किया गया था 2004 में, ठीक है। ये किसके थ्रू प्रिपेयर किया, तो नाबार्ड के थ्रू इसको प्रिपेयर किया गया। बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, तो टाइमली और इजी रूप से क्रेडिट मिल सके। क्रेडिट का मतलब होता है पैसा मिल सके, रुपए मिल सके, खेती बाड़ी में जो इनपुट खरीदने हैं किसान को, उसके लिए उसको क्या है, इनपुट कॉस्ट जो है पैसा है वो मिल सके, ठीक है। फार्मर्स को एग्रीकल्चर और अलाइड नीड्स के लिए, अलाइड नीड्स की जब भी बात करें तो 2004 में इसको इसमें इंक्लूड किया गया था। और ये कैसा है कि सिंगल विंडो विथ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्रोसीजर ये क्रॉप कल्टीवेशन में शॉर्ट टर्म आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं उनके लिए भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है, फार्म मेंटेनेंस और वर्किंग कैपिटल इनके लिए भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज हैं जिसमें डेयरी हो सकता है, अगर आप पोल्ट्री कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट ईयर किसके थ्रू प्रिपेयर किया गया, और कैसा है, सिंगल विंडो है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के साथ, ठीक है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे लोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मान चलो किसी किसान को KCC कार्ड बनवाना है, अब KCC कार्ड बनेगा उसकी क्रॉप पे,
ठीक है, क्रॉप खसरा खतौनी आपके देखे जाएंगे। फिर क्या है, आपको क्रेडिट कार्ड एक दिया जाएगा। अब जो क्रेडिट कार्ड है आपको क्या है, बेसिकली इनपुट खरीदने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। किसके? इनपुट के लिए आपको दिया जा रहा है। अब इनपुट में क्या हो सकता है, सीड हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है, ठीक है, कोई इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसको आप लेंगे। तो इसमें जो आपका कार्ड मिला है आपको, इसमें टोटल अगर आप क्या है 3 लाख रुपए तक यहाँ पे क्या है 3 लाख रुपए तक क्या है आपको मिल जाएगा। और 3 लाख जो रुपए आपको मिल रहा है इस पे क्या है, अगर आप समय यानी कि एनुअल आप अगर क्या है यहाँ पे जमा कर दे रहे हैं पैसा, तो आपको क्या है मात्र यहाँ पे 4% का ब्याज देखने को मिलेगा। 4% ब्याज देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल जो इसमें इंटरेस्ट है वो 7% का होता है। अगर आप टाइमली इसको जमा कर दे रहे हैं, तो क्या है सिर्फ 4% का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा लिखा भी है 2% इंटरेस्ट सबमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, 3% ये रिपेमेंट इंसेंटिव देखने को मिलेगा, अप्रॉक्स 7% आपको यहाँ पे ब्याज देखने को मिलता है। तो पूछा भी जाता है कि जो यहाँ पे ब्याज की दरें हैं ये कौन सी हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्या है, टोटल आपको यहाँ पे 4% अगर आप टाइमली इसको जमा करते हैं तो आपको क्या है छूट देखने को मिलती है ब्याज में। केसीसी कार्ड कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। सीड कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, पेस्टिसाइड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, इन सभी को इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्रेडिट कार्ड इस तरीके से दिखाई आपको दे रहा है। तो ये आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड था। फिर एक योजना अभी हाल में 1000 करोड़ का जो कह सकते हैं फंड था, इस योजना को कहीं ना कहीं इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरू किया गया। और इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। टोटल अगर हम लोग बात करें तो मोर देन 11 जो योजना है इसको इम्प्लीमेंट इसी में कर दिया गया। यानी कि बहुत सारी योजनाओं को क्या किया गया, बहुत सारी जो योजनाएं थे उनको एक जगह कवर कर दिया गया और एक योजना बना दी गई। ठीक है, वो कौन सी है, तो कृषि उन्नति योजना है। ये लॉन्च की गई थी 2016-17 में। इसका मिशन क्या था, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल जो था इसके लिए था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है और इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योर करना होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का यही मतलब होता है कि बहुत सारी योजनाओं को एक साथ करके एक योजना बना देना, उसको कहते हैं अम्ब्रेला स्कीम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन या हम इसको कृषियोन्नति योजना कह देते हैं। टोटल इसमें 11 जो स्कीम थी इनको एक साथ मर्ज कर दिया गया। कौन कौन सी हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो थी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इसको इसमें मेंशन कर दिया गया, यानी कि इसमें मर्ज कर दिया गया। फर्स्ट सेकंड निकल के आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसको मर्ज कर दिया गया इसमें। फिर निकल के आती है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको भी मर्ज कर दिया गया। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसको भी मर्ज किया गया। सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, इसको भी इसमें मर्ज किया गया। सब मिशन ऑन प्लांट प्रोडक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, इसको भी इसमें मर्ज किया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसको भी मेंशन किया गया, इसमें मर्ज किया गया। और इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि ISAM, इसको भी इसमें क्या किया, मर्ज किया। और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसको भी इसमें मर्ज किया। और इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसेस इकोनॉमिक एंड स्टैटिक, इसको भी इसमें मर्ज किया। और इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉपरेशन, इसको भी इसमें क्या है इंटीग्रेट करके एक योजना बना दी गई, जो योजना कहलाई क्या, कृषि उन्नति योजना। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब चलाया गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, अम्ब्रेला योजना भी इसको कहते हैं, अम्ब्रेला स्कीम भी कहते हैं। टोटल 11 स्कीम थी, इसमें इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें बहुत सारी योजनाएं हमने पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईयर को पढ़ा, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको हमने समझा। और अब हम फाइनल पहुंचे हैं अपने इंपॉर्टेंट MCQs की, जो कि आज क्लास से इंपॉर्टेंट MCQs आपके रहने वाले हैं। तो सभी पल्लवी, मेधा, शुभम, अर्जुन, शिवांक, चलिए सभी लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई। अगर आ गई हूँ एक बार थम्स अप करेंगे, फिर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके आज की क्लास के रहने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास से जो जो इंपॉर्टेंट MCQs आपको रहने वाले हैं वो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और आप सभी को इंश्योर करना है जो कल होमवर्क आपको दिया गया था वो, और आज का जो होमवर्क दिया जाएगा उसको आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, चलिए पहला MCQs आपके स्क्रीन पे पूछा गया था कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड एज, कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम को एक रूप में किस रूप में जाना जाता है, यानी कि कैसी योजना है, बताइए। सारी चीजें क्लियर हो गई। किसी प्रकार का किसी स्कीम से रिलेटेड डाउट मेधा बताओ फटाफट, कोई डाउट हो किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड, किसी भी स्कीम से रिलेटेड, या कुछ और भी आप जानना चाह रहे हैं। और आप सभी का मैं क्लास जिससे MCQ खत्म होंगे आपसे कुछ बातें भी करनी है आज, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके अगले क्लास के लिए। तो जुड़े रहिए आप सभी लोग। ठीक है, फटाफट करिए आंसर। इसका मैं आपको पोल प्रोवाइड कर दे रहा हूं, करिए क्या करेक्ट आंसर होगा बताओ।
कार के बदले भोजन कार्यक्रम को एक रूप में लागू किया गया था, किसके? 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के रूप में, या 80-20 सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के रूप में, 50-50 सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के रूप में, या नन ऑफ दिस? बताइए फटाफट बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने ध्यान लगा के इस क्लास को किया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्लास को अगर आपने किया है तो फिर डाउट रहने की जरूरत ही नहीं होगी आपकी। अगर है फिर आप पूछ सकते हैं। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली अगर हम लोग बात करें, नेशनल फूड फॉर वर्क जो प्रोग्राम था ये चलाया गया था नवंबर 14, 2004 में। कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था नवंबर 14, 2004 में ये चलाया गया था। और ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करना है एमसीक्यू का माध्यम ये रहा ताकि आपको ये पता चल जाए, क्योंकि ये दिस इज द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिला है। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। चलिए कोई बात नहीं, 33% लोगों ने सही किया। अगली बार जब भी देखने को मिलेगा देन आप लोग सही करेंगे। चलो आगे बढ़े। अगला पूछा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन आपके बहुत सटीकता से दिए गए हैं तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। क्या अप्रैल 1999 में चलाया गया, अक्टूबर 1999 में चलाया गया, या फिर जनवरी 2000 में चलाया गया, या फिर जनवरी 2002 में ये चलाया गया? बताओ। तो ये चलाया गया, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, ये कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई थी इन द ईयर ऑफ 1999। और तो इस प्रकार से दो एलिमिनेट हो जाएंगे, जनवरी 2002 2000 और जनवरी 2000 आपके एलिमिनेट हो गए, दो बचे अक्टूबर अप्रैल। अब आपको करेक्ट आंसर पता करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, PYQ यानी कि इंपॉर्टेंट एनालिसिस, सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन स्टूडेंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा दिस इज द आंसर ए। और इसकी शुरुआत जो की गई थी अप्रैल 1999 में की गई थी। 16% स्टूडेंट का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़े। बताइए इन इंडिया डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। भारत में कुल जनसंख्या का कितना % गांव में रहता है? 1/3 रहता है, 1/2 रहता है? पहले आपको दे देते हैं। चलो मिल गया पोल। अब लगाओ कि भारत में कुल जो जनसंख्या रहती है इसका कितना % गांव में रहते हैं? मेधा बता रहे हैं ए 1/3 होगा। अच्छा उसका पिछले वाले क्वेश्चन का था, ठीक है, अप्रैल 1999 था, बिल्कुल सही है। बताओ यहाँ पे कितना होगा? 1/3 लोग रहते हैं गांव में, हाफ रहते हैं, 2/3 रहते हैं, या 3/4 रहते हैं? बताओ कितने लोग रहते हैं? 1/3 रहते हैं। अच्छा पोल पहले स्टार्ट हो जाता है, कोई ना, चलो आंसर कर दो। थोड़ा आपको लेट पहुंचता है ना वहां तक, जब तक आप लोग रिप्लाई करते हैं तब तक आई थिंक पोल पहले ये स्टार्ट वैसे ही हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो आप लोग आंसर लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, आपका लाइव चैट सामने दिखता है। क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? बताओ बताओ फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था, तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन जो माना था, करेक्ट ऑप्शन माना था इसको 2/3 माना था। आप कहेंगे आप 2/3 कैसे माना था? तो 65% आपने पढ़ा होगा, 65 66% 33 करके जोड़ेंगे तो 65% जो जनसंख्या है लगभग आपको देखने को मिलती है गांव में रहती है, ठीक है, 50%। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो था वो 2/3 देखने को आपको मिला था। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट था, ये कब शुरुआत किया गया? चलो बताओ, स्टार्ट करें पोल। योगेश ए ऑप्शन कह रहे हो, चलो लगाओ इसको। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, यानी कि क्या आपका है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट किया गया? बताओ फटाफट, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ फटाफट। नेशनल एग्रीकल्चर (1995, 1998, 2000, 2002? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? पूछा था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये कब चलाया गया? योगेश ए बता रहे हैं। करेक्ट है क्या योगेश? बताओ। ये चलाया गया था आपका 30 जून को। 30 जून को कब? तो 30 जून कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 30 जून कब? 1998, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 50% करेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या होगा? सही आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा दिस इज द आंसर बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हमारी क्लास के रहे। समरी बेसिकली जितने भी प्रोग्राम थे
ऑल प्रोग्राम वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। जितने भी प्रोग्राम थे सभी हमने क्या है डिस्कस कर लिए। जो इंपॉर्टेंट स्कीम थी हमने डिस्कस कर ली, जो एमसीक्यूज बन सकते थे इंपॉर्टेंट उनको हमने डिस्कस कर लिया, जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो थे उनको भी हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम थे, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है, अगर किसी का कोई डाउट है तो यू विल फ्री फील आप पूछ सकते हो। होमवर्क आपका क्या है, जितनी भी प्रोग्राम आपको यहाँ पे आज प्रोग्राम आपको मिले हैं, आप सभी प्रोग्राम को कल की क्लास में रिवाइज करके आइए। और सभी स्टूडेंट जो भी हैं क्लास में वो बता दें कि अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड, हाँ 1998 ठीक है, मेधा किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन का कोई प्रोग्राम आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपको यहाँ पे नहीं मिला, या हो सकता है कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो, हमें प्रोवाइड कर दिए कंटेंट, आई विल प्रोवाइड इन नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में हो सकता है मैं आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दूं। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी कोई रिकमेंडेशन आएगी। मेरी तरफ से ये मेरा 100% है, और जहाँ से चीज़ें जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, बहुत सारे सोर्स को बना के मैंने एक आपको जो क्लास है उसको प्रोवाइड किया है। अब आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, अगर कुछ भी प्रोग्राम ऐसा है जो आपको लगता है कि हमें जानना चाहिए और हाँ इंपॉर्टेंट है तो आप प्रोवाइड कर देंगे वो डिटेल, आई विल प्रोवाइड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास रहा इसमें आप सभी को क्या है, प्रोग्राम जितने भी हैं इनका रिवीजन करके आना है अगली क्लास में। और रिवीजन बेसिकली क्या करेंगे, आपको 10 प्रोग्राम, ठीक है, कल भी आपको क्लास मिली थी, 10 प्रोग्राम जो रहेंगे उनको आपको याद करना है। तो एक वीक में मुझे लगता है कि एक वीक में आप टोटल जितने भी प्रोग्राम हैं उनको याद कर लेंगे। और ये प्रोग्राम आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम के लिए है, और साथ ही साथ आपकी जो पर्सनल लाइफ है, एग्रीकल्चर से आप जुड़े हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो रिवीजन जितना भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट उसका रिवीजन करके आइए। कोई डाउट अगर रहता है आप लाइव क्लास में जुड़िए और अपना डाउट जो भी है कन्फ्यूजन उसको दूर करिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की बनती है। जो भी कंटेंट अच्छे से अच्छा होता है उसको मैं प्रोवाइड कर देता हूं। एक बार क्विक हम रिकैप ले लेते हैं अपनी क्लास का, फिर हम क्लास में एंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या शुरू किया था, केवीके के बारे में आपको बताया था। केवीके की शुरुआत कब हुई, ठीक है, किसने रिकमेंडेशन दिया, कितने टोटल केवीके हैं, और केवीके में भी एक चीज निकल के आती है अटारी। ठीक है, अटारी से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन मैं जब भी आपका मिसलिनियस टॉपिक आएगा तो उसमें अटारी कंफर्म कर दूंगा, और टोटल कितनी अभी अटारी आपको देखने को मिल रही है तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे दूसरा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में, फिर हमने पढ़ा पंचायती राज सिस्टम के बारे में, फिर हमने पढ़ा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, फिर हमने पढ़ा नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जवाहर रोजगार योजना, एमजी नरेगा, और आत्मा, नमो ड्रोन दीदी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, साथ ही साथ वन नेशन वन फर्टिलाइजर में ब्रांड जो भारत ब्रांड फर्टिलाइजर है उसके लोगों के बारे में, उसका जो बैग है उसके बारे में, और फिर हमने पढ़ा पीएम प्रणाम स्कीम, साथ ही साथ हमने पढ़ा पीएम फसल योजना और पीएम फसल बीमा योजना है उसके बारे में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में पढ़ा, कोडाक्स एलिमेंट्री के बारे में पढ़ा। अच्छा, कोडाक्स एलिमेंट्री से रिलेटेड एक पॉइंट आप लोग लिख लेना, इंडिया इसमें शामिल हुआ था इन द ईयर ऑफ, इंडिया जो शामिल हुआ था ये हुआ था 1964 में। और टोटल जो कंट्री इसमें आती हैं, ठीक है, जो कंट्री आती हैं COUNTRY कंट्री इसमें जो आती है 188 आती हैं। ठीक है, 188 आती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़े, तो कोडाक्स एलिमेंट्री के बाद में हमने पढ़ा सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, टोटल 12 पैरामीटर हैं, और क्या 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि वाटर यूज इफिशिएंसी इसमें बढ़ाना है और माइक्रो इरिगेशन को उनको प्रमोट करना है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, और किसान क्रेडिट कार्ड में जो भी बेनिफिशरीज हैं कितना पैसा मिलेगा, कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, प्रीमियम कितना होगा, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने कृषि उन्नति योजना है उसके बारे में पढ़ा। इसमें टोटल जो 11 हमारी स्कीम थी, कौन कौन सी स्कीम थी, इनको हमने इसमें क्या है कंबाइंड कर दिया। तो ये आज की क्लास का हमारा रहा। फिर हमने इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए, देन आज का हमारा लास्ट जो रहेगा। सो थैंक यू सभी को। कोई भी डाउट, कुछ भी आपको जानना है एक्सटेंशन से रिलेटेड, मिसलेनियस टॉपिक हम लोग कर लेंगे कल ही, और अपना जो एक्सटेंशन का रहेगा आपको मैं कंटेंट आल कह सकते हैं, आल कंटेंट आई विल
प्रोवाइड फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन या कुछ डाउट कुछ भी रहता है तो कल आप सभी जुड़िए और हर एक डाउट का समाधान कल की क्लास में आप लोग पाइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको ऐसे ही शानदार जानदार क्लास में डेली रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एमसीक्यू जितने भी आपको मिल रहे हैं, चाहे वो डीपीपी के माध्यम में हो, चाहे आपको वीकली टेस्ट के माध्यम में, सभी सारी चीज़ें आपको कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और सभी लोग जल्दी से जल्द सफलता पाएंगे। तो मेरी तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट आपको हो पाता है, कंटेंट की फॉर्म में हो या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो, नॉलेज के फॉर्म में हो, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइव जुड़ने का फ़ायदा ये रहता है, अगर कोई भी डाउट आपका है तो आप तुरंत इमीडिएट बेसिस पे आप उसको क्या है दूर कर सकते हो, ठीक है। तो मेधा, योगेश, सभी को गुड इवनिंग और स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।